क्या हो अगर कोई बड़ी कंपनी बाजार में आकर कहे कि उनके पास 9,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं। ग्राहक उनका सामान खरीदने के लिए बिल्कुल हाथों हाथ तैयार बैठे हैं। और उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी वो कंपनी इस तिमाही में अपनी ही रेवेन्यू योजना से 20% पीछे रह जाए। सतह से देखने पर तो ये किसी बड़े संकट जैसा लगता है। हाँ, पहली नजर में ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट से कोई बहुत भारी चूक हो गई है। सही कहा। मतलब कल्पना कीजिए कि शहर के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट के बाहर ग्राहकों की मीलों लंबी लाइन लगी है। लोग हफ्तों पहले से एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन अंदर किचन से खाना टेबल तक आने में लगातार देरी हो रही है। एग्जैक्टली। बाहर खड़े लोगों को तो ये लगेगा ना कि शायद अंदर कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या पता अंदर का शेफ सिर्फ आज का खाना नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई और बहुत बड़ी दावत की तैयारी कर रहा हो। और देखिए, यहीं पर नजरिए का फर्क आता है। बाहर से देखने पर जो हमें सिर्फ एक देरी या रुकावट लगती है, जी, कंपनी के अंदर से देखने पर वो एक बहुत बड़ी रणनीतिक तैयारी हो सकती है। जब मांग इतनी ज्यादा हो जाए कि संभालना मुश्किल हो, तो असली चुनौती सिर्फ आज के ग्राहकों को खाना परोसने की नहीं होती है। अच्छा, तो फिर असली चुनौती क्या होती है? असली चुनौती अपने किचन को, अपनी क्षमता को इतना बड़ा करने की होती है कि भविष्य में उस पूरी मांग को हमेशा के लिए अपने कब्जे में किया जा सके। वाह। और यही आज की हमारी इस केस स्टडी और इस अर्निंग्स कॉल के गहरे विश्लेषण का मुख्य विषय है। इस चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी के आंकड़े हैं, केन्स टेक्नोलॉजी। आज हम उनकी तीसरी तिमाही यानी फाइनेंशियल ईयर 26 के तीसरे क्वार्टर की अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट की गहराई में जाएंगे। और हमारा मिशन बहुत साफ है आज। बिल्कुल, हमें ये समझना है कि कैसे एक प्रमुख ईएमएस कंपनी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी अपनी छोटी अवधि की अड़चनों को संभालते हुए भविष्य के $1 बिलियन के रेवेन्यू लक्ष्य की ओर छलांग लगा रही है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इस पूरी कहानी में सेमीकंडक्टर और पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस ट्रांसक्रिप्ट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि क्यों और कैसे हुआ उसकी पूरी तस्वीर देती है। राइट। हम सिर्फ वो आंकड़े नहीं पढ़ेंगे जो हर न्यूज़ चैनल पर चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम उन आंकड़ों के पीछे छिपी रणनीति, सप्लाई चेन की जटिलताओं और मैनेजमेंट के फैसलों के असली मतलब को डिकोड करेंगे। तो फिर शुरुआत करते हैं उन शानदार आंकड़ों से जो सबसे पहले ध्यान खींचते हैं। अगर दिसंबर 2025 तक के 9 महीनों के आंकड़े देखे जाएं, तो नतीजे वाकई जबरदस्त हैं। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत शानदार रही है। रेवेन्यू में 37% की बढ़ोतरी हुई है, जो करीब 23,837 मिलियन रुपए, यानी लगभग 2383 करोड़ रुपए। और एबिडा का नंबर भी काफी दिलचस्प है। जी, एबिडा यानी सारे टैक्स, ब्याज और खर्चे हटाने से पहले की जो असली कमाई होती है, उसमें 55% का भारी उछाल आया है। यह आंकड़ा करीब 3778 मिलियन रुपए पर पहुंच गया है। और उनका पैट मार्जिन भी 11.4% पर बहुत मजबूत है। बिल्कुल। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वो है उनका ऑर्डर बुक। 9,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स। और ये ऑर्डर बुक हर महीने 11.5% की दर से बढ़ रहा है। देखिए, इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से देखने के लिए अगर हम इस 11.5% की मासिक दर को सालाना आधार पर जोड़कर देखें, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। हाँ, ये ऑर्डर बुक लगभग 50% की दर से बढ़ रहा है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये ग्रोथ रेट अपने आप में असाधारण है। और यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। मतलब 9,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है, लेकिन मैनेजमेंट खुद मान रहा है कि वे इस तिमाही में अपने रेवेन्यू लक्ष्य से 20% पीछे रह गए हैं। यही सबसे रोचक बात है। अगर आंकड़े इतने अच्छे हैं, ग्राहक पैसा लेकर खड़े हैं, तो फिर ये 20% का गैप क्यों? माल कारखाने से बाहर आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? इस गैप को समझने के लिए ना हमें ईएमएस बिजनेस के काम करने के तरीके को समझना होगा। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो हर तिमाही में बिल्कुल एक जैसी रफ्तार से चलता हो, जैसे कि कोई साबुन या बिस्किट बेचने वाली एफएमसीजी कंपनी। बिल्कुल। ये पूरी तरह से प्रोजेक्ट आधारित होता है। ये ऑर्डर्स रातों रात पूरे नहीं होते और ना ही इन्हें बीच में ऐसे ही रद्द किया जा सकता है। अच्छा। ग्राहकों को जब तक उनके प्रोजेक्ट के सारे हिस्से
सारे पुर्जे एक साथ अलाइन नहीं मिल जाते, वे डिलीवरी नहीं लेते। आपको पता है केन्स टेक्नोलॉजी करीब 300 से ज्यादा ग्राहकों के लिए 6000 अलग-अलग तरह के उत्पाद बनाती है। 6000, ये तो बहुत बड़ी रेंज है। लेकिन कोई एक बड़ा कारण तो होगा जिसने इस तिमाही के आंकड़ों को इतना ज्यादा प्रभावित किया। ट्रांसक्रिप्ट में मैंने देखा कवच प्रोजेक्ट का बार-बार जिक्र हुआ है। हाँ, कवच बहुत महत्वपूर्ण है इस क्वार्टर के लिए। जो भारतीय रेलवे की एंटी कॉलिजन सुरक्षा प्रणाली है ना, जो ट्रेनों को टकराने से रोकती है, वहां आखिर क्या अड़चन आई? देखिए, कवच एक बहुत ही संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि केन्स के पास जो मौजूदा डिजाइन था वो रेलवे से पहले ही मंजूरशुदा था। मतलब उनके पास अप्रूवल था? हाँ, वे चाहते तो उसी पुराने डिजाइन को बनाकर तुरंत डिलीवरी दे सकते थे और अपना रेवेन्यू बुक कर सकते थे। मंजूरशुदा डिजाइन था तो उन्होंने उसी को डिलीवर करके अपनी इस तिमाही के रेवेन्यू टारगेट को पूरा क्यों नहीं किया? यही तो मैनेजमेंट का फैसला था। शेयर बाजार तो हर तिमाही के नतीजों पर पेनी नजर रखता है। क्या ये जानबूझकर अपनी बैलेंस शीट खराब करने वाला कदम नहीं है? सतह से देखने पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन यहीं पर एक दूरदर्शी मैनेजमेंट की असली पहचान होती है। इसे बिजनेस की रणनीति में शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म लॉक इन कहा जाता है। अच्छा, तो ये एक सोची समझी चाल थी। बिल्कुल। उन्होंने जानबूझकर इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी रोकी क्योंकि उन्होंने अपने डिजाइन को अपग्रेड करने का फैसला किया। उनका लक्ष्य सिर्फ आज के लिए 15% मार्केट शेयर हासिल करना नहीं है। मतलब आज थोड़ा नुकसान सह लो ताकि कल ग्राहक किसी और के पास जा ही ना सके। एकदम सही विश्लेषण किया आपने। वो चाहते हैं कि जब उनका ये नया और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाला प्रोडक्ट मैदान में उतरे तो भविष्य में रेलवे के इस पूरे बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए उनके नाम हो जाए। वाव! ये कोई रद्द किया गया ऑर्डर नहीं है, ये एक रणनीतिक देरी है। उन्होंने एक तिमाही के रेवेन्यू की बलि देकर लंबी अवधि के एक छत्र राज पर दांव लगाया है। ये तो समझ आ गया कि डिलीवरी जानबूझकर रोकी गई, लेकिन जब ऑर्डर्स इस तरह से आगे खिसकते हैं तो इसका सीधा असर कंपनी की तिजोरी पर पड़ता है ना? बिल्कुल पड़ता है। कैश फ्लो तो प्रभावित होता ही है। हाँ, क्योंकि अर्निंग्स कॉल के मुताबिक होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट दिखा रही है कि उनके पास 1226 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री यानी कच्चा माल पड़ा है और इसके कारण उनके नेट वर्किंग कैपिटल के दिन बहुत बढ़ गए हैं। ये एक स्वाभाविक परिणाम है। जब डिलीवरी रुकती है तो जाहिर है माल गोदाम में जमा होने लगता है। लेकिन एक सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में तो तकनीक बहुत तेजी से बदलती है। पुर्जे बहुत जल्दी पुराने या ऑब्सोलीट हो जाते हैं। 1200 करोड़ रुपए का कच्चा माल गोदाम में रखना क्या एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? ये डर लाजमी है। कंपनी इतना सारा कच्चा माल क्यों जमा करके बैठी है जबकि वो तुरंत उसे बेच नहीं रही? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। अगर ये कोई साधारण मोबाइल फोन या लैपटॉप बनाने वाली कंपनी होती तो ये इन्वेंट्री सच में एक बहुत बड़ा खतरा होती। राइट। लेकिन केन्स टेक्नोलॉजी का काम करने का तरीका अलग है। वे जो उत्पाद बनाते हैं वे कस्टम बिल्ट होते हैं। कस्टम बिल्ट का मतलब कि वे किसी खास ग्राहक की खास जरूरत के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। कोई जेनेरिक चीज नहीं है जिसे कोई भी खरीद ले। बिल्कुल। और चूंकि ये ऑर्डर्स पक्के हैं इसलिए माल के पुराने होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा आज के अनिश्चित वैश्विक माहौल में कंपनी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अनिश्चित माहौल से आपका मतलब सप्लाई चेन की दिक्कतें? हाँ, चाहे वो लाल सागर का संकट हो या फिर चिप्स की कमी। सोचिए अगर किसी सर्किट बोर्ड को बनाने के लिए 50 पुर्जों की जरूरत है और कंपनी के पास 49 पुर्जे हैं, लेकिन एक पुर्जा विदेश से नहीं आ पाया। एग्जैक्टली, तो वो पूरा सर्किट बोर्ड नहीं बन सकता और करोड़ों का प्रोजेक्ट सिर्फ एक छोटे से पुर्जे की वजह से अटक जाएगा। इसीलिए केन्स जानबूझकर थोड़ी ज्यादा इन्वेंट्री रख रही है। वे शुद्ध आर्थिक कुशलता की जगह डिलीवरी की निश्चितता को प्राथमिकता दे रहे हैं। मतलब माल रुकना नहीं चाहिए जब काम शुरू हो। एकदम। वे नहीं चाहते कि किसी पुर्जे की कमी से ग्राहक का काम रुके। और जैसे ही साल की आखिरी तिमाही आती है जिसमें ऐतिहासिक रूप से उनकी 35 से 40% बिक्री होती है, तो ये सारा माल निकल जाएगा। हाँ, ये सारा कच्चा माल बहुत तेजी से फाइनल प्रोडक्ट में बदल जाएगा और वर्किंग कैपिटल के दिन अपने आप 85 दिनों के आसपास आ जाएंगे। तो ये तो कच्चे माल का समाधान हुआ, लेकिन जो 1249 करोड़ रुपए बाजार में ग्राहकों के पास फंसे हैं जिन्हें रिसीवेबल्स कहा जाता है, उनका क्या? उस पर भी मैनेजमेंट की बहुत साफ रणनीति है। मैंने देखा कि ट्रांसक्रिप्ट में इन फंसे हुए पैसों के संदर्भ में एक शब्द बार बार आ रहा था, स्मार्ट मीटरिंग। स्मार्ट मीटरिंग का ये हिस्सा असल में इस पूरी कॉल के सबसे बड़े रणनीतिक बदलावों में से एक है। मैं इसे एक मास्टर स्ट्रोक मानती हूँ। अच्छा,
ऐसा क्या बदल दिया उन्होंने? पहले कंपनी AMISP मॉडल पर काम कर रही थी। आसान भाषा में कहें तो ये एक एन्युटी या किश्तों वाला मॉडल था। एन्युटी मॉडल। जैसे कोई टेलीकॉम कंपनी या टोल प्लाजा काम करता है, हाँ, लगभग वैसा ही। कि पहले अपना पैसा लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो और फिर ग्राहकों से कई सालों तक थोड़ा थोड़ा पैसा वसूलते रहो। बिल्कुल वैसा ही। आप स्मार्ट मीटर लगा देते हैं और उसका पैसा आपको धीरे धीरे 7 से 10 सालों में मिलता है। ये मॉडल एक स्थिर आय तो देता है, लेकिन इसमें कंपनी का बहुत सारा पैसा लंबे समय के लिए फंस जाता है। और एक ऐसी कंपनी के लिए जो 50% की दर से बढ़ रही हो, अपनी पूंजी को इस तरह फंसा कर रखना तो एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। उन्हें आज नए कारखाने लगाने के लिए नकद पैसे की जरूरत है। एकदम सही। इसलिए उन्होंने इस फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए एक बहुत ही शानदार पिवट या बदलाव किया है। वो क्या है? वे अब इस एन्युटी मॉडल से पूरी तरह बाहर निकल रहे हैं और खुद को सिर्फ एक डिवाइस मेकर या ODM यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इसका मतलब है अब खुद मीटर लगाएंगे नहीं, बल्कि अपना सॉफ्टवेयर और डिजाइन लगाकर स्मार्ट मीटर बनाएंगे और उसे सीधे उन कंपनियों को बेच देंगे जो मीटर लगाने का ठेका लेती हैं। प्रोजेक्ट को छोड़कर बाकी सभी नए प्रोजेक्ट्स इसी मॉडल पर होंगे। ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो पुराना पैसा किश्तों में आना बाकी है, उसके लिए वे सप्लाई चेन फाइनेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सप्लाई चेन फाइनेंस, या जिसे फाइनेंस की भाषा में फैक्टरिंग भी कहते हैं। हाँ, वही। मतलब कंपनी किसी बैंक के पास जाती है, उसे अपने पक्के बिल दिखाती है कि फलां ग्राहक से इतने पैसे आने हैं, और बैंक थोड़ा सा कमीशन काटकर बाकी सारा पैसा कंपनी को आज ही दे देता है, और फिर बैंक आराम से उस क्लाइंट से सालों तक किस्तें वसूलता रहता है। ये एकदम सटीक व्याख्या है। आपको पता है, उन्होंने करीब 60 करोड़ रुपए की टेस्टिंग भी कर ली है एक बैंक के साथ इस मॉडल पर। वाओ! तो इसका असर सीधे बैलेंस शीट पर दिखेगा। बिल्कुल। इससे होगा ये कि उनकी बैलेंस शीट से वो फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा और उनके पास नया बिजनेस करने के लिए तुरंत कैश आ जाएगा। और इन सब रणनीतियों का अंतिम परिणाम क्या हो रहा है? मतलब बॉटम लाइन क्या है? अंतिम परिणाम ये है कि इन सब सुधारों के बाद पहली बार होल्डिंग कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगभग पॉजिटिव होने वाला है। अरे वाह! पिछले 9 महीनों में ये सिर्फ -55 करोड़ रुपए था। इतनी तेज ग्रोथ वाली कंपनी के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पॉजिटिव होना एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, और इस वित्त वर्ष के अंत तक ये पूरी तरह पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो वाकई शानदार है। मतलब कंपनी ने अपनी सप्लाई चेन और बिलिंग दोनों को इतनी अच्छी तरह सेट कर लिए हैं कि अब जेब से पैसा जल नहीं रहा है, बल्कि अंदर आ रहा है। हाँ, उन्होंने अपने लीकेज पूरी तरह बंद कर दिए हैं। चलिए, ये तो हुई आज की बात, जहां वर्तमान की जमीन मजबूत की जा रही है। लेकिन अब चर्चा का रुख उस तरफ मोड़ते हैं जिसने इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट को सबसे ज्यादा रोमांचक बना दिया, जो भविष्य की योजनाएं हैं। जी, वर्तमान की इन चुनौतियों से निकलकर सीधा भविष्य में चलते हैं। कंपनी 2028 तक $1 बिलियन यानी लगभग 8300 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का सपना देख रही है। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सोचने वाली बात यह है कि क्या ये भारी भरकम लक्ष्य सिर्फ पुराने EMS बिजनेस यानी सिर्फ सर्किट बोर्ड्स को असेंबल करने के दम पर हासिल किया जा सकता है? असंभव। और यहीं पर केन्स टेक्नोलॉजी अपने बाकी प्रतिस्पर्धियों से अलग खड़ी दिखाई देती है। अगर हम इस $1 बिलियन के लक्ष्य का विश्लेषण करें ना, तो ये ग्रोथ मुख्य रूप से 3 अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए इंजनों से आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मशीन के सबसे बड़े पुर्जे की बात करते हैं। सानंद में उनकी नई OSAT फैसिलिटी। ये सेमीकंडक्टर का मुद्दा इन दिनों हर जगह छाया हुआ है। लेकिन ये OSAT आखिर है क्या? बहुत से लोगों को लगता है कि सेमीकंडक्टर बनाने का मतलब सिलिकॉन की वो चिप बनाना है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो लोगों में होती है। OSAT का फुल फॉर्म है आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। अच्छा, तो इसमें चिप नहीं बनती? नहीं, इसमें कंपनी खुद वो मूल सिलिकॉन चिप नहीं बनाती। जो बेहद नाजुक सिलिकॉन वेफर बाहर से बनकर आता है, उसे OSAT की फैसिलिटी में काटा जाता है। फिर उसे एक सुरक्षित प्लास्टिक या सिरामिक की केसिंग में पैक किया जाता है। समझ गया। और उसमें वो छोटे छोटे धातु के पिन लगाए जाते हैं ताकि उस चिप को किसी मदरबोर्ड पर फिट किया जा सके। अंत में उसकी सख्त टेस्टिंग होती है। ये एक बेहद जटिल और हाई टेक प्रक्रिया है। और इस कॉल की सबसे बड़ी खबर इसी OSAT प्लांट से जुड़ी थी। सरकार की तरफ से उन्हें FSA यानी फाइनेंशियल सपोर्ट अग्रीमेंट की मंजूरी मिल गई है। किसी कंपनी के लिए इस कागज के टुकड़े का वित्तीय मतलब क्या होता है? इसका वित्तीय प्रभाव बहुत विशाल है।
केन्स का ये प्रोजेक्ट करीब 3200 करोड़ रुपए का है। एफएसए की मंजूरी मिलने का सीधा सा मतलब ये है कि सरकार की तरफ से 50% केंद्र की कैपिटल सब्सिडी और 20% राज्य सरकार की कैपिटल सब्सिडी अब पूरी तरह से पक्की हो गई है। वाह, मतलब प्रोजेक्ट की लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सरकार ही दे रही है। हाँ, और ये कोई मौखिक आश्वासन नहीं है, ये एक लिखित और कानूनी मंजूरी है। देखिए, ओसाइड जैसे प्लांट्स लगाने में शुरुआत में बहुत पैसा लगता है। बिल्कुल, कैपिटल इंटेंसिव है। तो इस सब्सिडी से कैश फ्लो की जो भी अनिश्चितता थी वो खत्म हो गई है। उनके पास पहले से ही 3 बड़े क्लाइंट्स के साथ पक्के एग्रीमेंट्स हैं और सानंद के इस प्लांट से कम 1500 करोड़ से 2500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की उम्मीद की जा रही है। तो सानंद में चिप्स की पैकेजिंग तो हो गई, लेकिन उन चिप्स को किसी न किसी सर्किट बोर्ड पर तो लगाना ही पड़ेगा, है ना? क्या वो बोर्ड भी केन्स खुद बना रहा है या उसके लिए भी वो दूसरों पर निर्भर है? यही वो कड़ी है जो पूरी कहानी को जोड़ती है और ये हमें उनके $1 बिलियन के लक्ष्य के दूसरे अहम हिस्से की तरफ ले जाती है। चेन्नई में उनकी नई HDI PCB मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इसके लिए वे करीब 1400 से 1500 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। 1500 करोड़ रुपए सिर्फ वो हरे रंग के बोर्ड बनाने के लिए? अरे नहीं, ये कोई साधारण हरे रंग का बोर्ड नहीं है जो खिलौनों में मिलता है। HDI का मतलब है हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट। अच्छा, तो ये अलग होते हैं? बिल्कुल, ये ऐसे सर्किट बोर्ड्स होते हैं जिनमें तांबे की कई परतें एक के ऊपर एक सैंडविच की तरह चिपकाई जाती हैं और उनमें माइक्रोस्कोपिक ड्रिलिंग होती है। इनका इस्तेमाल एरोस्पेस, फाइटर जेट्स और मेडिकल MRI जैसी जटिल मशीनों में होता है। यहाँ मुझे वो 10% वाला थंब रूल याद आ रहा है, जिसका मैनेजमेंट ने खास तौर पर जिक्र किया था। वो क्या गणित था जो इस 1500 करोड़ के निवेश को सही ठहराता है? वो गणित ही तो इस पूरे निवेश की असली आत्मा है। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, जिसे PCBA कहते हैं, पूरी तरह से तैयार होता है, तो उसमें जो खाली बेयर बोर्ड होता है उसकी कीमत पूरे प्रोडक्ट की लागत का सिर्फ 10% होती है। अच्छा। बाकी का 90% खर्च उस बोर्ड के ऊपर लगने वाले चिप्स, पुर्जों और असेंबली की प्रक्रिया का होता है। ओके, तो 10% सिर्फ बोर्ड की कीमत और 90% बाकी सारी चीजों की। हाँ। अब सोचिए, जब केन्स खुद अपना हाईटेक PCB बनाएगी और मान लीजिए वो 1500 करोड़ रुपए के PCB ग्राहकों को बेचती है, जी। क्योंकि वो PCB का डिजाइन और निर्माण दोनों खुद कर रहे हैं, तो वे ग्राहक से आसानी से कह सकते हैं कि आप ये खाली बोर्ड लेकर किसी और के पास क्यों जा रहे हैं? हम ही इस पे सारे चिप्स लगाकर पूरा सिस्टम असेंबल कर देते हैं। बिल्कुल। इस थंब रूल के हिसाब से वो 1500 करोड़ का PCB बिजनेस पूरे ग्रुप के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बड़े असेंबली बिजनेस के दरवाजे खोल सकता है। ओहो, ये तो एक तीर से दो शिकार वाली बात हो गई। आप सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बेचकर पूरे बड़े प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर रहे हैं। आप ग्राहक की सप्लाई चेन में इतनी गहराई तक घुस जाते हैं कि वो किसी और वेंडर के पास जाना ही नहीं चाहेगा। यही उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त है। जब आप ग्राहक के साथ शुरुआत में ही डिजाइन के स्तर पर जुड़ जाते हैं, तो आप सिर्फ एक पुर्जे बेचने वाले नहीं रहते, आप उनके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। एकदम सही। बहुत खूब। अब आते हैं उस आखिरी हिस्से पर जो इस $1 बिलियन के लक्ष्य को पूरा करेगा, उनका कोर EMS बिजनेस। इस मोर्चे पर सबसे बड़ी खबर ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का अधिग्रहण है। ऑगस्ट के जरिए वो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में अपनी पैठ बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। वहाँ किस तरह के बिजनेस में जा रहे हैं वो? वहाँ उन्हें RF माइक्रोवेव असेंबली जैसे हाई मार्जिन यानी ज्यादा मुनाफे वाले सेगमेंट्स में एंट्री मिल रही है। इसके अलावा रेलवे, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में तो उनका विस्तार जारी ही है। मैंने ये भी पढ़ा कि उनके कुल ऑर्डर बुक का 20% हिस्सा अब सिर्फ ODM यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि वे सिर्फ दूसरों के बनाए डिजाइन की कॉपी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने खुद के डिजाइन किए हुए प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ODM में मार्जिन हमेशा ज्यादा होता है और उनका लक्ष्य भविष्य में इसे 40% तक ले जाने का है। लेकिन इन सब शानदार योजनाओं को सुनने के बाद हर निवेशक के दिमाग में एक बहुत ही कड़वा सवाल आता है। सानंद में ओसैट प्लांट, चेन्नई में PCB प्लांट, अमेरिका में विस्तार, इन सब बड़े बड़े सपनों और फैक्ट्रीज के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फंडिंग का सवाल तो उठता ही है। क्या वे बाजार से और पैसा उठाएंगे, जैसे कि नए शेयर जारी करके, जिसे QIP कहते हैं? अगर वे ऐसा करते हैं तो मौजूदा शेयर धारकों का हिस्सा तो कम हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। यह एक बहुत ही तार्किक सवाल है और कॉल में मैनेजमेंट ने इस पर बहुत स्पष्ट रूप से बात की। सबसे महत्वपूर्ण और राहत देने वाली बात यह है कि कंपनी को इस भारी भरकम ग्रोथ के लिए किसी नए शेयर जारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या बात है,
मतलब पैसा पहले से मौजूद है। हाँ, उनके पास पहले से ही पर्याप्त फंड्स मौजूद हैं। हर बिजनेस यूनिट को बहुत अच्छे से फंड किया गया है। जैसा हमने पहले चर्चा की थी ना, होल्डिंग कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव हो रहा है, जिससे उनकी इंटरनल कमाई बढ़ रही है। बिल्कुल, आंतरिक कमाई बढ़ रही है। इसके साथ ही ओसैट के लिए सरकारी सब्सिडीज भी समय पर मिल रही हैं। और सबसे अहम बात, वे अपनी मौजूदा फैक्ट्रियों को डी बॉटलनेक कर रहे हैं। डी बॉटलनेक का मतलब बिना भारी भरकम नए निवेश के मशीनों की कार्यक्षमता बढ़ाकर उनसे ज्यादा उत्पादन निकालना। एकदम सही पकड़े। उनका पूरा फोकस अब एसेट टर्नओवर बढ़ाने पर है, यानी कम पूंजी लगाकर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू पैदा करना। इसलिए इक्विटी डायल्यूशन का फिलहाल कोई खतरा नहीं है। ये सुनना बहुत ही तसल्ली देने वाला है कि एक कंपनी इतने बड़े दांव खेल रही है, लेकिन अपने पैरों को जमीन पर टिकाकर। मैनेजमेंट का जो लहजा था ना कॉल पे, वो बहुत ही आत्मविश्वासी लेकिन जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ था। वे ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि निवेशकों को सब्र रखने के लिए कहना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, बाजार तो हर क्वार्टर में रिजल्ट्स मांगता है। राइट, लेकिन वे इस बात को लेकर पारदर्शी हैं कि ये जो भी थोड़ी बहुत मंदी या रुकावट आज दिख रही है, वो भविष्य के एक बहुत बड़े फायदे की नींव है। चलिए, तो अब हम अपनी इस लंबी और दिलचस्प चर्चा को समेटते हैं और इसके मुख्य निष्कर्षों पर नजर डालते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी की ये अर्निंग्स कॉल हमें बिजनेस और निवेश की दुनिया का एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। अक्सर ऐसा होता है कि बाजार लैगिंग इंडिकेटर्स, यानी जो हो चुका है, जैसे कि एक बीती हुई तिमाही की सेल्स या रेवेन्यू के आंकड़े, उन्हें देखकर डर जाता है। ये इंसानी फितरत है। जो तुरंत सामने दिखता है, बाजार उसी पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। लेकिन जो असली कहानी है वो लीडिंग इंडिकेटर्स में छिपी होती है। 50% की दर से बढ़ती हुई ऑर्डर बुक, सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए जमा की गई इन्वेंट्री, एन्युटी मॉडल से ओडीएम की तरफ मुड़ना और सरकार से एफएसए की मंजूरी मिलना, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो असली भविष्य दिखाते हैं। केन्स अल्पकालिक दबावों को दरकिनार करके लंबी अवधि के बड़े दाव खेल रही है। वे सिर्फ आज का मुनाफा नहीं देख रहे हैं, वे कल का मार्केट शेयर देख रहे हैं। मैं मानती हूँ कि इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर उस व्यक्ति को गौर करना चाहिए जो हमारी अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी रखता है। वो क्या है? अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें, तो जिस तरह से केन्स जैसी भारतीय कंपनियां अब केवल बाहर से पुर्जे मंगवाकर उन्हें जोड़ने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सीधे सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और बहुत ही जटिल मल्टीलेयर पीसीबी के निर्माण के मैदान में उतर रही हैं। तो क्या हम एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं? क्या हम अब भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को दुनिया पर निर्भर रहने की जगह खुद पूरी दुनिया को वो अहम पुर्जे सप्लाई करते हुए देखने वाले हैं? अगर ये प्रयोग सफल होता है तो ये सिर्फ एक कंपनी की नहीं, पूरे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीत होगी। ये सच में बहुत सोचने वाली बात है। और अंत में वापस चलते हैं हमारे उसी रेस्टोरेंट वाले उदाहरण पर। भविष्य में कभी किसी शानदार रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखकर और सर्विस में थोड़ी देरी महसूस करके नाराज होने से पहले एक बार ये विचार जरूर आना चाहिए कि शायद अंदर का शेफ कुछ बहुत बड़ा पका रहा है। बिल्कुल, शायद अंदर का शेफ सिर्फ आज रात का खाना नहीं बना रहा है, बल्कि वो एक ऐसी रेसिपी तैयार कर रहा है जो आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना देगी। ये दावत जब भी परोसी जाएगी बहुत ही लाजवाब होगी। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी और नए विश्लेषण के साथ।